रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम चल रहा है उसके एनालिसिस के 27वें सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कैसे सवाल अभी रेलवे द्वारा पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको बोला एक ट्रेन 448 मीटर के पुल को पार करने में 73 सेकंड का समय और ट्रेन प्रतीक बोर्ड को पार करने में 41 सेकंड का समय लेता है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। अब आप देखिए, ट्रेन जब किसी खंभे को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ही उसकी दूरी कहलाती है, लेकिन जब ट्रेन किसी ब्रिज को, किसी प्लेटफॉर्म को, ठीक है ना, और या तो फिर किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो दोनों की लंबाइयों का योग दूरी कहलाता है। अब यहाँ देखिए 448 मीटर के पुल को पार किया, तो ये मामला पूरा ट्रेन और ब्रिज दोनों का मिला करके कितना है 73, और ट्रेन अकेले का कितना है, ट्रेन अकेले का कितना है 41 सेकंड। मतलब ब्रिज को पार करने में कितना समय लगेगा, ब्रिज को पार करने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा 73 माइनस 41, मतलब कितना है 32, यही तो है 32 सेकंड। तो अब आप देखिए आपके पास ब्रिज की लंबाई भी है, तो यहां से आपको स्पीड मिल जाएगी, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है कितनी 448 और समय लग रहा है 32। काट देंगे तो 32 से कम 32 2 1 148 128, 4 दुनिया 4 टाइम 12, मतलब आपकी जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 14 मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछ क्या रहा है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो भैया ट्रेन को पार करने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है 41 सेकंड। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपने निकाल रखी है 14, टाइम कितना है 41, तो 14 कम 14, 14 चौको 56 और 1 57, मतलब ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 574 मीटर, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 9:16 है, ठीक है, और उनका महत्तम समापवर्तक 34 है। इन दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक की गणना कीजिए। ठीक है, अब आप देखिए एलसीएम बराबर होता है, यहाँ ये ध्यान रखिएगा 9 और 16 दोनों को प्राइम नंबर है। अगर ये दोनों को प्राइम नंबर है तो एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है HCF गुणे A गुणे B। अब HCF आपको कितना दिया गया है 34, A कितना है 9 और B कितना है 16। अब अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो 9 चौके 36, 9 तिया 27 और 3 30। अब अगर मैं इसमें 16 का गुणा कर दूं तो 16 छक्के 96, 16 तिया 48, मतलब उत्तर हो जाएगा 4896, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए PQ और SR वृत्त की जीवाएं हैं जो कि बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक वृत्त के अंदर दो जीवाएं बनी हुई है। ठीक है, कुछ कोणों के मान दिए गए हैं और एक कोण का मान पूछ रहा है। ठीक है, बना लेते हैं भाई। ये मान लीजिए एक वृत्त है, यहां से दो जीवाएं हैं, एक ये हो गई PQ और एक ये हो गई SR। ये है आपकी PQ, ये है SR, और ये आपस में मिल रही है बिंदु ऊपर। ठीक है, अब आपसे बोल के रहा POR बराबर 70 डिग्री। POR मतलब इस कोण की जो वैल्यू है ये 70 है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। ठीक है, फिर आपको PSO, अब इसकी बात कर रहा, मतलब इसको मुझे मिलाना पड़ेगा। तो ये वाले कोण की जो वैल्यू है ये कितना दे रहा है, 30 डिग्री, इसकी वैल्यू 30 है। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है SRQ। SRQ मतलब इस वाले की मेरे से पूछा जा रहा है, इसकी बात हो रही है ये वाले। अब आप खुद देखो, अगर ये 70 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसकी वैल्यू तो 110 हो जाएगी। अब अगर मुझे इस कोण का मान मिल जाए या डायरेक्ट इस कोण का मान मिल जाए, तो ये ट्रायंगल के हिसाब से अगर इसका मान मिल जाएगा तो मैं इसको निकाल लूंगा, या तो फिर सीधे सीधे इस कोण का मान मिल जाए। अब यहां पर आप देखो कि ये वाला जो कोण है ये किसके द्वारा बनाया गया है, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। और कोण कोई ऐसा है क्या जिस पे हम ये कह सके, ये देखो आप, अगर मैं मान लीजिए इसको मिला दूं PR को, इसको अगर मैं मिला दूं, देखो आप PR को अगर मैं मिला देता हूं PR को, अब आप खुद देखो कि ये वाला एंगल तो नहीं मिल रहा, लेकिन ये वाला एंगल देखो आप, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये P से आई है और ये R से आई है, तो ये वाला कोण बन गया। ठीक इसी तरीके से ये वाली भुजा P से आई है और ये R से आई है, तो ये वाला कोण बन गया। और हम ये जानते हैं कि किसी भी जीवा या कि चाप के द्वारा वृत्त के परिधि के एक ही ओर बने हुए कोण हमेशा समान होते हैं। तो अगर ये वाला 30 है, ये P और R से मिलकर के बना हुआ है,
ये वाला भी P और R से मिलकर के बना हुआ, मतलब इस कोण का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब अगर ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, ये 110 है, ये 30 है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 डिग्री। और यही मेरे सवाल का जवाब है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देख लीजिए। 60 अवलोकनों का मतलब 60 संख्याओं का औसत 42 है। 50 मान वाली एक संख्या को 20 से प्रतिस्थापित कर दिया गया, मतलब 50 गया और 20 ही आया, मतलब हमें नुकसान कितने का हो गया 30 का। ठीक है, तो 60 अवलोकनों का नया औसत, बहुत सीधा सीधा यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि औसत प्लस माइनस संख्या गुणे वृद्धि या कमी। अब यहां पे संख्या का मामला ही नहीं है, मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि मुझे कितने का नुकसान हो रहा है, औसत कितना था 42, मुझे जो नुकसान हुआ है वो हुआ है 30 का। अब 30 का टोटल नुकसान हुआ है, तो अवलोकन कितने थे 60 थे, मतलब ये पूरा मामला कितना हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, मतलब 42 माइनस 0.5, मेरा उत्तर हो जाएगा 41.5। ठीक है ना, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, यहीं पर अगर सवाल में ऐसा होता कि 20 गया और 50 आया, मतलब मुझे 30 एक्स्ट्रा मिल गया तो बढ़ेगा, चला गया मतलब कम हो गया तो घटेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, सवाल क्या कह रहा है। एक एलईडी टीवी है, क्या बोल रहा है, प्रतिवर्ष 5% कम हो जाता है उसका मूल्य। ठीक है ना, एलईडी टीवी का वर्तमान मूल्य इतना है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य ज्ञात करें। 5 वर्ष कम हो जाता है, 5% कम हो जाता है, सॉरी 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20, मतलब कहानी मेरी क्या हो जाएगी, 20 से माल कितना हो रहा है 19, और 2 साल का मामला है, तो ये कहानी हो गई। मतलब स्थिति ये है कि 400 रुपए से कितने रुपए हो जा रहा है मूल्य 361 रुपए। अब ये 400 रुपए की वैल्यू इसने दे रखी है 67,000। 1010 और इसको अगर मैं काटूंगा तो 2 दूनी 4, और ये 0 काट लूंगा तो 2 पंचे 10। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसे देखता हूं 67 गुणे 10। ठीक है, 1 0 बच गया था, तो 2 पंचे 10, मतलब यहां से बच रहा 67 गुणे 5। अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 67 गुणे 5/2 और गुणे 361। ये कहानी है आपकी। अब मामला ये है कि आप इसका गुणा कैसे करें। ठीक है, या तो आप 67 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है ना, और या तो फिर हम क्या करते हैं 67 को मैं 100 माइनस 33 कर देता हूं, या 50 + 17 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 100 माइनस 33 करता हूं, मतलब 361 में एक बार मैं 100 का गुणा करूंगा और माइनस 361 में, और ये 33 मैंने क्यों लिया, क्योंकि 33 का गुणा आसान है, तो ये सीधा सीधा मसला है, कितना हो जाएगा ये 36,100 माइनस, देखिए 3 एक कम 3, 6 एक 7, 7 तिया 21, 1 हासिल आई 2, 6 3 9, 9 तिया 27 और 2 29, 9 हासिल आई 2, 3 तिया 9, 9 और 2 11। अब यहां पर भी आप देखो घटाते टाइम पे ये 11,913, इसको अगर मैं पूरा बना दूं तो मुझे पूरा बनाने के लिए 87 की जरूरत है। 87 इधर दूंगा, 87 इधर भी दे दूंगा, ये 87 और ये 87। अब ये पूरा कितना हो गया है 12,000। 36,000 में से 12,000 घटेगा तो कितना बचेगा 24,000। ठीक है ना, और 187। अब इसमें मुझे 5 का गुणा करके 2 का भाग देना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 7 35, 5 8 40, 3 43, 5 1 कम 5 4 9, 5 चौके 20। ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 12/2, 2 से काट देंगे, 2 छक्के 12, भाग नहीं जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। मेरा उत्तर हो जाएगा 60,467.5 रुपए दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। हाँ, अब यहां पर जो मैंने गुणा भाग किया वो जरूरी नहीं है कि आप भी वैसे ही करो। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो तब तक जब तक कि आप इसको सीख नहीं लेते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए जरा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है तो लाभ। जब कभी भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग अगर किसी चीज की बात की जा रही है तो मैं यहाँ विक्रय मूल्य को कितना मान लेता हूँ 100, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40 है, मतलब ये 40 हो जाएगा। अब आप देखिए 40 में खरीदा, 100 में बेचा, मतलब लाभ कितने का हो रहा है 60 का। अब आपसे पूछ क्या रहा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता क्या है P/CP × 100, मतलब लाभ गुणे लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितने का है 60 का, क्रय मूल्य कितना है 40 और गुणे कितना है 100। ठीक है,
ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 1.5 चौके 6, मतलब उत्तर आ जाएगा 150%। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 पे। ठीक है, ये सवाल ऐसा था कि आप चाहते तो इसको मेंटल कैलकुलेशन से भी निकाल सकते थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। सबसे बड़ी संख्या जो 990 और 1087 को विभाजित करेगी और क्रमशः शेषफल 10 छोड़ दे। इस क्वेश्चन ने एनटीपीसी की याद दिला दी। ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए, बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए, जब कभी भी आता है कि दो बड़ी संख्याओं का अगर हमें महत्तम निकालना हो, सबसे बड़ी संख्या मतलब महत्तम निकालना है, और 1087, ठीक है, लेकिन शेष कितना बचाना है? यहाँ बचाना है 10 और यहाँ बचाना है 9। पहले आप इसको अलग करके फिर आप निकालिए आपका HCF। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 980। 17 में से 9 चला गया, 8 7, ये हो जाएगा 1078। अगर मैं इनको घटाऊं तो कितना आ जाएगा? 98। ठीक है, मतलब मेरा HCF या तो 98 है और या तो 98 का गुणज है। अब इसमें ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, 98 का गुणज क्या होता है? 2 × 7 × 7। अब इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कट जाए। कौन सी है? 98, और यही मेरा उत्तर हो जाएगा। देखिए, 98 से ये भी कटेगा, 98 से ये भी कटेगा। ठीक है ना? देखिए, 7 7 49 है, तो 7 1 7, 3 बचेगा, 7 5 35, 7 4 28, कट रहा है। ठीक है ना? तो इसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है उत्तर में। हाँ, अब अगर 7 का कोई गुणज और होता तो फिर मुझे सोचना पड़ता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए। सवाल में आपको बोला sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 है, तो sin थीटा का मान। मैं आप लोगों को बार बार एक चीज बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में सवाल केवल और केवल 3 जगहों से आ रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस को अगर हम अलग कर दें तो केवल 2 जगहों से। या तो आपसे आइडेंटिटी से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं, या तो वैल्यू से रिलेटेड। ये बात अलग है कि इसमें दोनों चीजें हैं। अब दोनों चीजें कैसे हैं? देखिए, एक आइडेंटिटी आपको पता होगी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। ये पता है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं इसको मान लूं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसा तो मैं लिख ही सकता हूं। और बराबर कितना है? 1। अब इसमें आप देखो, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 2। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 2। तो अगर मैं 2 को यहां रख दूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितनी आ जाएगी? ये 1/2। ठीक है। अब सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? सेक थीटा की वैल्यू होती है 1/cos थीटा। एक तरीका तो ये है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक वैल्यू। अब देखिए, कॉस थीटा आपका वो आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा? यहां से बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ये कॉस थीटा बटे 2, यही तो आएगा। अब क्या कर सकते हैं इसमें? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2। और कुछ है क्या इसमें मामला? 4/5 है, 3/5, 5/3, 5/4, 3/5। स्क्वायर करने से तो मामला बन नहीं रहा। क्या किया जाए फिर इसमें? एक तरीका और हो सकता है इसका, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई से कर लें क्या इसको? चलिए देखते हैं, आ तो जाना चाहिए। देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो अब कितना बचेगा? 2 सेक थीटा। देखते हैं इससे आता है कि नहीं। 2 धन 1/2 मतलब 5/2। ठीक है, या सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 5/4। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब तो बन जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई? ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। और यहां से आपको क्या मिल जाएगा? लंब। और लंब ये ट्रिपलेट है, तो लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। 4 5 है, ये 3 गायब है। तो अब आप क्या हो जाएगा? साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई? आ गया सवाल। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब आपने कितना निकाल लिया है? 3, कर्ण है 5। मेरा उत्तर हो जाएगा 3/5। लग गया क्वेश्चन। ठीक है ना? तो ये आप देखिए कि आइडेंटिटीज और वैल्यू के अलावा कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री से और कोई सवाल पूछ नहीं रहा। एक सवाल जरूर, 1 2 सवाल ऐसे देखने के मिले थे जहां पर आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी थी। ये सवाल देखिए,
पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 12 और 36 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप चालू है, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। पी और क्यू दो पाइप है, ये 12 में भर रहा है, ये 36 में भर रहा है, ये टाइम है, एलसीएम 36 ही होगा। इसकी इफिशियंसी 3 है, इसकी इफिशियंसी 1 है, और ये मिला करके कितनी हो जाएगी इफिशियंसी? 4। 36 है तो 36/4 मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 160% है। ध्यान दीजिएगा 160% है, 160% अधिक नहीं, 160% है मतलब 160 लेंगे, 160% अधिक है इसका मतलब 260 लेंगे। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 160% है, मतलब अगर मैं सीपी को 100 मानूंगा तो जो एमपी है, एमपी कितना है? 160। ठीक है, 20% की छूट दी जा रही है, 20% की छूट दी जा रही है, मतलब सामान कितने में बिक रहा है? 80 में, 80% में। 1 2 1 2 16 8 128, ये क्या हो जाएगा आपका? विक्रय मूल्य। आपसे पूछ क्या रहा है? लाभ। अब आप देख लीजिए लाभ कितने का हो रहा है, सीधा सीधा मुझे दिख रहा है 28 का। कितने का हो रहा है? 28 का दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए जरा, कितने समय में 5000 रुपए की राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने में 6500 रुपए हो जाती है। यहां मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले तो आप 1% देखने की आदत डालो, ये है। अब 5000 रुपए 6500 रुपए हो जाती है, इसका मतलब यह है कि जो एसआई है वो कितना है? 6500 माइनस 5000, मतलब एसआई के रूप में उसको 1500 रुपए मिल रहा है। और एसआई बराबर होता क्या है? आर इंटू टी का परसेंट, आर इंटू टी और इंटू पी का 1%, और इसकी वैल्यू दे रखा है 1500 रुपए। अब आप देखिए, आपसे पूछ क्या रहा है? कितने समय में, मतलब टी आपको निकालना है। तो 1500 बटे आर की वैल्यू कितनी है? 15, और पी का 1% कितना है? 50। ठीक है, काट लीजिए, ये 100 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। लग गया सवाल। ठीक है, मनी मन भी कर सकते थे। 15 दूनी 30 और 3 बचे 15। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 2 वर्षों के लिए 10% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 4200 रुपए है। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज की बात की जा रही है, ब्याज की बात हो रही है। अब यहां देखो आप, 10% का मतलब कितना होता है भाई? 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब पूरी कहानी है 10 से 11 की, और 2 साल का मामला है तो ये हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? 100 से मामला हो रहा है 121 का, मतलब सीआई कितनी है? 21। इसकी वैल्यू ये कितना दे रहा है? 4200, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। 21 दूनी 42। आपसे पूछ क्या रहा? मूल राशि तो ये है, तो 100 गुणे 200, मतलब मेरा उत्तर कितना आ जाएगा? 20,000 रुपया। 2 के बाद 4 0। लग गया क्वेश्चन। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए क्या कह रहा भाई। अच्छा, किसका मामला? सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन में अब देखिए आप, कोष्टक ही कोष्टक दिख रहे हैं मुझे, तो सबसे पहले तो ये वाला हल होगा, तो इसको हल करेंगे, इसमें भाग हल होगा, तो 4 पंचे 20, तो 18 माइनस 5। चलिए इसको ब्लैक से लिखते हैं। ये देखिए, ये 4 पंचे 20, ये बन जाएगा 18 माइनस 5, मतलब कितना हो गया? 13। अब आपको इस कोष्टक को देखना है, तो ये कितना है? 18 भागे 6 माइनस 13, और भागे कितना है? 13। ये भी मैं बड़े को नहीं देख रहा हूं, देखिए इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3, इसको भाग देंगे तो 1 बीच में लगा हुआ है माइनस, मतलब कितना बचा? 2। अब आप बड़े कोष्टक को देख लीजिए, तो ये 35 माइनस 2, ठीक है, और ये बड़ा कोष्टक, तो यहां से कितना बचेगा? 33। ये कितना रखा हुआ है? 56, तो 56 माइनस 33, 6 में 3 गया 3, और 5 में 3 गया 2, उत्तर हो जाएगा 23। दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। लग गया सवाल। ठीक है ना, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, एक वाटर हीटर को 320 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20 की हानि मतलब मामला 100 से 20 कम 80% का है, और वो 20% लाभ कमाना चाहता है। बेसिक क्वेश्चन है, देखिए 20% हानि का मतलब कितना होता है? 80%, और इसकी वैल्यू तो 120 दे रहा है, 120% उसको चाहिए, 20 का लाभ चाहिए, मतलब ये कहानी। तो अब ये कितना है? 1% की वैल्यू कितनी है? 4, तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 गुणे 4, मतलब कितना हो जाएगा? ये 480 रुपए। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, शुरुआत में ये पढ़ाया जाता है,
बात करते हैं अगले क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। बिना स्टॉपेज के एक कार की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज के साथ कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार 5 मिनट के लिए हर बार रुकती है, तो 1 घंटे 20 मिनट में स्टॉपेजों की संख्या ज्ञात करें। अब आप देखिए 48 किलोमीटर और कितना है 36 किलोमीटर, तो रेशियो कितने का है 4 और 3 का। अब यहां तो ये पूरी चली है, मतलब यहां तो हम इसको 60 मिनट लेंगे, तो ये कितना है, एक बराबर कितना है 15 15 चौके 60, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 15, मतलब कितना हो जाएगा ये 45 मिनट। चाहे आप इसको कर लो ऐसे कर लो, चाहे आप इसको ऐसे कर लो कि 4 की वैल्यू कितनी है 60 मिनट, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है 1 का, तो ये कितना हो जाएगा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, मतलब 60 मिनट में ये कितना मिनट रुकती है 15 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट में 15 मिनट अगर रुक रही है, ठीक है ना, तो 1 घंटा 20 मिनट मतलब 80 मिनट में वो कितनी मिनट रुकेगी। ठीक है, ये है मामला। 15 चौके 60, 4 में 3 गया 1, ठीक है, यही था ना, 4-3 का ही रेशियो था ना। कार की चाल 36 किलोमीटर है, 1 घंटे में वो रुक रही है 15 मिनट, तो 3-3 बार तो यहां रुकेगी। ठीक है, 15 मिनट के लिए रुक रही है और कितने मिनट में रुक रही है 5 मिनट के लिए हर बार रुक रही है, तो 5 मिनट के लिए हर बार रुक रही है मतलब 5 तिहाई 15, 3 बार तो यही रुकेगी। अब ये 60 मिनट का मामला नहीं है, अब ये बोल रहा है कितने मिनट के लिए है 80 मिनट के लिए, तो 80 मिनट के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 बार और प्लस 1 बार मतलब कितनी बार रुकेगी 4 बार। ये कहानी कितनी बार रुकेगी 4 बार, क्योंकि 60 से ऊपर वो जैसे ही जाएगी 60वें पे तो उसको रुकना था, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ 60 मिनट में अगर वो 3-3 बार रुक रही है मतलब हर 20 मिनट में रुक रही है। ये देखिए 20 मिनट में एक बार रुकी, यहां से तो चली ही थी, फिर 20 मिनट में एक बार रुकी, फिर 20 मिनट में एक बार रुकी, यही तो कहानी है। और 5 मिनट के लिए हर बार रुकती है, तो 5 मिनट यहां रुकी, 5 मिनट यहां रुकी, 5 मिनट यहां रुकी। ठीक है, अब इसके आगे जाना है उसको, तो फिर वो एक बार और रुकेगी। कितनी बार हो गया उसका स्टॉपेज 4 बार, क्योंकि यहां पर अब उसको 36 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 1 घंटे 20 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब उसका जो स्टॉपेज होगा 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60 और 20 चौके 80, कितनी बार रुकेगी 4 बार। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए। पी केंद्र वाले एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, वृत्त की जीवा ए बी पी पर एक समकोण बनाती है, तो लघुखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या मामला है ये, जीवा पी क्या है केंद्र है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए एक ये वृत्त है, ये मान लीजिए, और यहां पर एक जीवा है, ये ए बी है, यहां पर केंद्र है, यहां पर जो कोण बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 90 डिग्री, ये पी है। अब आपसे पूछ क्या रहा है लघुखंड का क्षेत्रफल, मतलब इसकी बात हो रही है, पूरे की नहीं पूछ रहा। पूरे की पूछा होता तो थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया होता। अब अगर मुझे इसको निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा पी ए बी का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज पी ए बी का, ये चाप पी ए बी है, ठीक है ना, पी ए बी का क्षेत्रफल। ये कहानी लघुखंड ये कहलाएगा, दीर्घ खंड ये कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है मामला, 90 डिग्री तो ये तो ठीक है, ये इसकी ये कितनी है 8 अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा थीटा अपान 360, तो मैं काम करता हूं थीटा की वैल्यू रख देता हूं, 90 डिग्री का कोण है, तो 90/360 और गुणे पाई का मतलब हुआ 22/7 और गुणे आर की वैल्यू कितनी है 8 गुणे 8, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार गुणे ऊंचाई दोनों ही इसकी 8 और 8। ये मामला ठीक है। ठीक है भाई, ये कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 दूनी 8, अब तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 8 दूनी 16, इसको मैं 3.14 रख देता हूं, तो 8 दूनी 16, 16 चौके 64, 16 कम 16 और 6 22, 16 3 48 और 2 50, और माइनस 2 चौके 8, तो 8 चौके 32, 50 में से 32 घटाएंगे कितना आ जाएगा 18, 18.24, ये उत्तर होना चाहिए। ये है मामला। अच्छा 22/7 ही करके लगा दिया, ये हो जाएगा उत्तर। बात को समझिए जरा सा,
पीएबी का क्षेत्रफल जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, देखिए वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा कितना होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे देखो, अब पीएबी का क्षेत्रफल यहाँ 90 डिग्री का बना था, तो सबसे पहले हमने इसको निकाल लिया पूरे का, तो ये निकल गया कितना, 50.24। अब चूंकि मुझे केवल इसका चाहिए था तो उसमें से त्रिभुज को घटा दिया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, दोनों को घटा दिया, मेरा उत्तर मेरे सामने आ गया। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए जरा क्या कह रहा है। ये देखिए फिर से समरूप त्रिभुज वाला मामला आ गया। समरूप त्रिभुज में बार बार ये बात बता रहा हूं, भुजा, परिमाप, अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, लंब ऊंचाई का अनुपात समान होता है और क्षेत्रफल का अनुपात उसका स्क्वायर होता है। अब अगर भुजा का देख के क्षेत्रफल का पूछे तो स्क्वायर कर दो, क्षेत्रफल का देकर के भुजा का निकालना हो तो उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। सवाल में आपको बोल रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर और एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर 49/16 है। मतलब अगर मैं भुजा की बात करूं कि भुजा एबीसी और भुजा PQR बराबर कितना हो जाएगा, ये √49/√16, मतलब वैल्यू हो जाएगी 7/4 की। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, AB पूछा जा रहा है, AB पूछा जा रहा है, तो AB पूछा जा रहा है तो मेरे को PQ चाहिए, PQ चाहिए। देखिए AB ये है तो इसी के समरूप में PQ ये है, तो PQ की वैल्यू दी गई होगी यहाँ पे, ये देख लीजिए PQ की वैल्यू कितनी दी गई है, 12, मतलब इसकी वैल्यू 12 दी गई है और यह किसके बराबर है, 4 के बराबर, मतलब 4 बराबर कितना है 12, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, 7 की, तो 7 बराबर हो जाएगा 7 × 3, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 21। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, समरूप त्रिभुज के सवाल इसमें बहुत पूछे गए, लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन आया ही है। ये देखिए क्या है मामला, 0.497, 3 × 9, 6 × 7 = 42, 2 3 7। ठीक है, ये कितना है, ये तो पूरा ही पूरा है, ठीक है, कितना बढ़िया सवाल बना रखा है। देखिए सवाल में आपको बोला 0.49x का स्क्वायर प्लस 0.09 y का स्क्वायर प्लस फिर कितना बोला है 0.42 xy, और नीचे क्या बोल रहा है, नीचे आपको बोल रहा है 0.4x प्लस 0.3x प्लस 0.3y। अब आप देखो, अगर मैं इसको फॉर्मेट में लाना चाहूंगा तो ये स्क्वायर है तो मुझे इसको भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 49 का स्क्वायर क्या होता है 7, 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, 2 का है मतलब 1 में लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.07 x का स्क्वायर और प्लस 0.3 का y का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और प्लस अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बाद दो ही चीजें बनती है, या तो ab या तो 2ab। अगर ab होता तो 7 या 21 होता, लेकिन यहाँ पे तो 42 है, तो यहाँ पे है 2 × 0.7x प्लस 0.3y, ये है। और नीचे आप देखो कितनी खूबसूरती से देखिए, 4 और 3 को जोड़ देंगे तो 0.7x और प्लस 0.3y। अब आप देखो ये फॉर्मूला क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है a और प्लस b का होल स्क्वायर, और यही चीज नीचे दी गई है। अब ये कटेगा तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा उत्तर हो जाएगा 0.7x प्लस 0.3y, ये मेरा उत्तर है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, रामजा अपने वेतन का 22% घर के किराए पर, शेष का 75% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है और 3,705 रुपए बचाता है। ठीक है, बचत का मामला है, बचत का मामला है। अब आप देखिए 22% घर के किराए पे खर्च कर दिया। देखिए 22% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 22% की वैल्यू हो जाएगी 11/50। ठीक है, और कितना बोला है 75%, तो 75% की वैल्यू कितनी होती 3/4। अब जैसे ही शेष का मामला आता है, मतलब 50 में से 11 खर्चा हो गया तो बचा कितना, बचेगा 39 रुपया। 4 में से 3 खर्चा हो गया तो बचेगा कितना, 1 रुपया। यही तो कहानी है, यही तो कहानी है।
ठीक है ना। मतलब बंदा कमा कितना रहा है, बंदा कमा रहा है 200 रुपया और बचा कितना रहा है 39 रुपए। इस 39 रुपए की वैल्यू कितनी है 3705। 7 5 12 3 15 कट जाएगा, 13 से काट लेते हैं। 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 11 110, 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104, 13 पच्चे 65, 5 3 से काट देंगे, 3 नंबर 27, 3 पच्चे 15। मतलब एक की वैल्यू 95 है, बस आप 95 के यहाँ गुणा मार दीजिए। कितना हो जाएगा ये 2 पंचे 10, 2 9 18 और 1 19 और 2 0 और 19,000 मेरा आंसर है। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। तो जब कभी भी शेष का मामला आता है तो यहाँ देखिए, यहाँ ऐसा नहीं था कि 50 कमा के 11 बचाया है, नहीं, 50 कमा के 11 खर्च किया तो बचा कितना, 50 में से 11 को घटा दीजिए तो 39 आ गया। 4 कमाया 3 खर्चा कर दिया, मतलब बचाया कितना 4 में से 1, मतलब खर्च बचा, जो कमाया उसने वो 200 और जो बचाया उसने वो 39। इसकी वैल्यू दे करके इसकी वैल्यू पूछ रहा था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए क्या है मामला। ए और बी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी से 37.5 दिनों में, जबकि सी और ई 30 दिनों में। तो व्यक्तिगत रूप से काम को पूरा करने के लिए ए बी और सी को कितने दिन लगेंगे। कहानी फिर से वही है, देखिए ए बी है, बी सी है और सी ए। ठीक है। अच्छा अलग अलग पूछ लिया, तीनों का मिला के नहीं पूछा है, तो यहां से आपको ए बी सी मिलेगा। ए बी सी पहले 2 ए बी सी मिलेगा, उसको आधा कर देंगे तो ए बी सी हो जाएगा। अब टाइम कितना कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है 37.5 और कितना दिया हुआ है 30 दिन। एक काम करते हैं, इसको मैं बट्टे 10 कर देता हूं। ये कहानी 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 25, ये टाइम है। अब आप देखिए इसका एलसीएम निकालना है। जब आप इसका एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, तो एचसीएफ तो एक ही आएगा। तो 50, 75 और 30, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 75। देखिए आपको इसका एलसीएम निकालना है, अगर इसका निकालना है, चलिए मैं नीचे निकाल लेता हूं। ये है 50, 75 और ये 30। एलसीएम निकालना है तो बड़ी संख्या पर फोकस, तो कितना हो जाएगा ये 25 त्याई 75, 2 गुणे 5 गुणे 5। 50 बनाना है तो 2 और चाहिए, 30 तो ये बन ही गया। तो कितना हो गया 75 दूनी 150, मतलब वर्क तो हो गया 150। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, इसकी इफिशियंसी आ गई 3। इसको भाग देंगे तो 2, 2 दूनी 4, इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 5, 5 4 9 3 12। तो एबीसी बराबर कितना हो जाएगा 12/2, मतलब कितना हो जाएगा ये 6। ये है आपका मामला, क्योंकि जब इनको अपन जोड़ते हैं तो क्या मिलता है 2 एबीसी और हमको चाहिए एबीसी। अब यहां से आप तीनों का निकाल सकते हो। देखिए ए की वैल्यू, एबीसी में से अगर मैं बीसी को घटा दूंगा तो मुझे ए मिल जाएगा, तो 6 में से 4 घटा दिया तो 2 आ गया। ये इफिशियंसी है, टाइम नहीं है, ये टाइम है, ये इफिशियंसी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है। अब आप देखिए 6 में से जब मैं और क्या निकालना है मुझे, बी निकालना है और सी निकालना है। ठीक है। अब एबीसी में से अगर मैं एसी को घटा दूं तो बी मिल जाएगा, तो 6 में से 5 घटा देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सी निकालना है, ए बी घटा दीजिए, तो 6 में से 3 घटा देंगे तो 3। अब आप देखो कितना आएगा, 150 में 2 का भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा 75। 150 में 1 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 150, और 150 में 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 50। 75, 150 और 50 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। कहा दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। लग गया आपका सवाल। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। निकिता ने 2 निवेश किए, एक निवेश पर 10% अर्जित करती है, दूसरे निवेश पर 20% की हानि उठा लेती है। ठीक है ना। तो यदि निवेश 2:3 के अनुपात में हो तो उसे प्राप्त होगा। देखिए आप अब चाहो तो आप 2 का 10% निकाल लो, 3 का 20% निकाल लो, या एक काम करो इसको मैं 200 मान लेता हूं, 300 मान लेता हूं, रेशियो तो वही है। तो देखिए 10% अर्जित करी, कितने का 200 का, तो जो लाभ हुआ वो कितना हुआ 200 का 10% कितना होगा भाई 20 रुपया, सीधा 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 कितना, यहाँ 20 रुपए उसने कमाए। ठीक है। फिर 300 में 20% गवा दिए, तो 300 का 20% 30 दूनी 60 हो जाएगा, 1 2 1 2, मतलब यहां कितना हो गया ये -60। मतलब टोटल मिला करके जो उसको मिला वो कितना मिला 40 रुपए का नुकसान, 40 का नुकसान। अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो भैया 40 का नुकसान उसको कितने पे हुआ है 500 पे। प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100, 1 2 1 2 5 8 40, मतलब उत्तर हो जाएगा 8% की क्या हो रही है उसको
हानि, कहां दिया हुआ 8% की हानि? ऑप्शन नंबर ए। लग गया सवाल? ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, x माइनस 1/x बराबर अगर 4 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। देखिए माइनस देके माइनस पूछ रहा है। यहां पर आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर x प्लस 1/x बराबर a दिया है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस 3। लेकिन अगर आपको x माइनस 1/x बराबर a दिया है और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछा जा रहा है तो ये होता है a क्यूब प्लस 3। अब यहाँ a की वैल्यू 4 दी गई है, आप इसमें पेस्ट कर दीजिए। 4 का क्यूब प्लस 3 गुणे 4, 4 का क्यूब कितना होता है? 64 और प्लस कितना 12, तो 4 2 6, 6 और 1 7, 76 उत्तर होगा। ये दिया गया ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अलजेब्रा का। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात 6:7 होता है। जब कभी भी एक अनुपात में कुछ कमी या वृद्धि करने से दूसरा अनुपात बन जाता है तो सवाल को सजाने का तरीका होता है, पहले हम लिखते हैं प्रथम अनुपात, फिर हम लिखते हैं द्वितीय अनुपात और फिर हम लेते हैं अंतर। अब यहां देखिए, पहला अनुपात कितना था? 4 और 5 का। दूसरा अनुपात कितना था? 6 और 7 का। दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि हुई है, मतलब अंतर 4 का है, बस तिर्यक गुणा। अब आप देखिए 7 चौक 28, 6 पंचे 30, तो 30 माइनस 28 बराबर 4 6 24, 7 चौक 28, 28 माइनस 24, मतलब यहां पर वैल्यू 2 है और यहां पर 4 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। अब 1 की वैल्यू 2 आ रही है तो संख्याओं के बीच का अंतर आपको निकालना है। तो इन दोनों का अंतर मुझे कितना दिख रहा है? 1, और 1 की वैल्यू तो ऑलरेडी 2 है, मतलब मेरा उत्तर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, संख्या पूछा होता तो 1 हो जाती 8, दूसरी हो जाती 10, योग पूछा होता तो 5 4 9 दूनी 18। 1 1 किस मान के लिए? 33a1 9 से विभाजित होगा। देखिए 9 से विभाजिता का जो नियम है वो क्या है कि अंकों का योग 3 और 9 के लिए क्या नियम है? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। और यहां पर अंकों का योग कितना? देखिए 3 3 6 और 1 7, 7 है। अब 7 प्लस a ये किससे डिवाइड होना चाहिए? अब 9 से या तो 9 डिवाइड होगा और या तो 18 डिवाइड होगा। अगर 18 बनाना है तो a की वैल्यू को 11 रखना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हम इसको क्या 9 बनाने के लिए a की जगह हम कितना रखेंगे? 2, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जब कभी भी ऐसी संख्याएं आती है तो हमें करना क्या चाहिए भाई? औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो 9 प्लस 99 और प्लस 999 और बटे कितना? 13, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 9 और 2 11 बटे 3, तो 3 तिहाई 9, 3 छके 18, 3 नमा 27, 369 ये दिया हुआ है। ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन है, बस आप लोगों को हल करना है। इसको देख लीजिए, अनिल एक निश्चित दूरी को बस द्वारा 9 घंटे में तय करता है। वापसी के दौरान वह कार द्वारा यात्रा करता है और गति बस की गति से 27 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है और इसीलिए वह बस से 3 घंटे कम समय लेती है। 3 घंटे कम समय लेगी, मतलब पहले 9 लग रहा था, 3 घंटे कम मतलब 6 लगेगा। तो अनिल द्वारा तय की गई दूरी क्या? देखिए मैं बार बार यही चीज आपको बता रहा हूँ, चाल, दूरी और समय में सवाल केवल 3 ही जगह से पूछे जाते हैं। दूरी समान, चाल समान और समय समान। यहाँ पर क्या समान है? दूरी समान। दूरी अगर समान है तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होगा। यहाँ पर कंडीशन क्या है हमारी? कंडीशन ये है कि भाई दूरी तो वही है, एक बार वो बस से गया है और लौटा है कार से। ठीक है, तो ये हो गई बस और ये हो गई कार। टाइम हमको दिया हुआ है, टाइम कितना कितना दिया हुआ है? यहाँ लग रहा है 9 तो यहाँ लग रहा है 6, तो ये कितना है? 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। तो स्पीड का रेशियो कितना होना चाहिए? 2 और 3 का। यहाँ आप देखो क्या बोला है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अधिक है तो मुझे तो 1 ही दिख रहा है और 1 बराबर उसमें 27 दे रहा है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 गुणे 2 कितना हो जाएगा? ये 54। 54 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसको 9 घंटे लगता है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 54 और कितना है? टाइम कितना है? 9, तो 9 चौके 36 और 9 पना 45 और 3 48, मतलब दूरी 486 किलोमीटर है तय की गई। अच्छा, कुल दूरी पूछ रहा है। कुल दूरी का मतलब क्या हुआ? जाना और प्लस आना। ठीक है ना, तो 486 गया है तो 486 ही आएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 6 6 12, 48 दूरी 96 और 1 97, मेरा उत्तर हो जाएगा 972 किलोमीटर। दिया गया है ऑप्शन नंबर
1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए क्या कह रहा है। LM से 3 गुना अच्छा कारीगर है, वो दोनों मिलकर एक काम को 12 दिनों में करते हैं, तो 12 चौके 48। ठीक है ना। और L का पूछ रहा है, L का पूछ रहा है तो 16 आएगा। सवाल क्या है, L M से 3 गुना अच्छा कारीगर है। अच्छा कारीगर है मतलब इसकी क्षमता 1 है तो इसकी 3 है, और दोनों मिल करके काम कितना कर रहे हैं, 4। और ये 12 दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में कर रहे हैं मतलब जो टोटल वर्क है ये कितना है, 12 गुणे 4 मतलब कितना हो जाएगा, ये 48। अब आपसे किसका पूछ रहा है, L का, तो L का तो 3 है, तो 48/3 बराबर कितना हो जाएगा, 16 घंटे। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए, 52, 47, 20 और 19 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है, तब इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाती है। ठीक है, x + 13 और x - 8। क्या बात है, सवाल को एक कदम आगे बढ़ गया। नहीं तो सामान्य तौर पर x की वैल्यू पूछी। अब इसमें देखिए एक तरीका तो ये होता, पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि a/b बराबर c/d बराबर होता है a - c/b - d। ये कहानी रहती। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू है 52, एक की वैल्यू है 47 बराबर, एक की वैल्यू है 20, एक की वैल्यू है 19। 52 में से 20 घटाएंगे, 52 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 32। और बटे 47 में से 19 घटाएंगे, 17 में से 9 चला गया, 47 - 19, तो 17 में से 9 चला गया 8, और 3 में से 1 चला गया। वैल्यू कितनी कटेगा, ये 4 × 8 = 32 और 4 × 7 = 28। अब यहां पर मुझे अंतर कितने का दिख रहा है, 1 का, और यहां कितने का है, 5 का। यहां पर अंतर कितने का है, 5 का। इसी एक से कंपेयर कर लीजिए, तो 52/47 है, और यहां कितने का, अगर मैं 8/7 में यहां भी 5 का और यहां भी 5 का गुणा मार दूं तो ये 40/35 हो जाएगा। अब देखिए 52 में से 52 को 40 बनाने के लिए मुझे कितना घटाना पड़ेगा, 12, और ऐसे ही 47 को 35 बनाने के लिए भी मुझे कितना घटाना पड़ेगा, 12। मतलब x की वैल्यू तो 12 है। ये तो क्लियर हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, x + 13, और क्या पूछ रहा है, मध्य समानुपाती। माध्य समानुपाती ये होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 12 है तो 12 + 13 मतलब कितना हो गया, 25, और ये 12 - 8 कितना हो गया, 4। मतलब मामला कितना हो जाएगा, ये 5 × 2, सॉरी मतलब वर्गमूल हटाने के बाद 5 × 2, उत्तर कितना हो जाएगा, 10। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में। गलती से 12 टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि वो x की वैल्यू 12 है। x की वैल्यू कितनी है, 12 है। यह बात आप लोग याद रखिएगा जब कभी भी समानुपात से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। यहां भी आप देख लीजिए, देखिए यहां पर अंतर कितने का है, 1 का, और यहां पर अंतर कितने का है, 1 का। तो 20 को अगर 8 बनाना है तो मुझे 12 घटाना पड़ेगा, 19 को 7 बनाना है तो भी मुझे 12 घटाना पड़ेगा। लेकिन कोशिश आप लोग ये करिए कि कंपेयर आप हमेशा पहले वाले से कीजिए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, मोहन 50 मीटर भुजा के एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर प्रतिदिन 4 चक्कर लगाता है। चारों ओर चक्कर लगाता मतलब मामला परिमाप का है। 4 चक्कर लगाता है, उसके द्वारा 4 चौके 16 पंचे 80, 800 मीटर उत्तर हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं, वर्ग का जो परिमाप है वो कितना होता है, वो होता है 4a, और भुजा आपको दी गई है, 4 × 50 मतलब वो एक चक्कर में 200 मीटर जाता है। और कितने चक्कर वो लगा रहा है, 4 चक्कर, तो 4 × 200 मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, ये 800। ठीक है, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, 18√3 सेंटीमीटर की विकर्ण की लंबाई वाले, देखिए विकर्ण की लंबाई वाले 3 घन, घन का विकर्ण कितना होता है, a√3। तो सवाल पढ़ते ही पढ़ते आपको पता लग गया कि भुजा 18 है। अब आपको बोला नवनिर्मित कितने 3 घनों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, और नवनिर्मित घन आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो घन का विकर्ण है, घन का जो विकर्ण है ये बराबर होता है a√3। सवाल में आपको बोल रहा है 18√3, ये दोनों कैंसिल, मतलब उसकी भुजा कितनी है, 18। 3 घनों को जोड़ा जाएगा तो एक बात ध्यान रखिए, ये जुड़ गया एक घन, फिर ये जुड़ गया दूसरा घन, ये सब 18 18 क्या है, और ये जुड़ गया तीसरा घन। ठीक है ना, ये भी 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है। तो यहां ध्यान रखिएगा L अब कितना हो चुका है आपका 54, लेकिन B अभी भी 18 है और H अभी भी 18 है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना, अब आपका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2LB + BH + LH, यही तो है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ पूछा ना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, कर लेते हैं। अब आप देखिए 2LB मतलब 54 × 18 + BH 18 × 18 +
LH, L और H, 54 गुणे 18। अब यहां देखिए 18 चौक 72, 18 पंचे 90 और 7 97, ये तो आएगा ही। और ये 2 बार है तो यहां मैं गुणे 2 कर देता हूं, और प्लस 18 गुणे 18 कितना होता है 324। ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और दोनों ही 18 और 1 19, और 324 इसमें जोड़ देना तो कितना हो जाएगा 4 4 8, 4 2 6, और ये 22। लेकिन 22 64 में कितने का गुणा मानना है 2 का, 2 का कर दीजिए, 8 दूनी 16, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12 और 1 13, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 4536 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर समझने वाली चीज केवल इतनी थी कि जब 3 घनाभों को आपस में जोड़ा जाता है तो लंबाई तो बढ़ जाती है लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा वही रहती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। काफी बढ़िया सेशन रहा, कुछ अच्छे सवाल भी देखने को मिले और कुछ सवाल ऐसे भी थे जिन्हें केवल मेंटल कैलकुलेशन से किया जा सकता है। आप लोग अपनी मेंटल कैलकुलेशन की स्पीड जरूर बढ़ाइए यदि आप ये चाहते हो कि फाइनली आप एक रेलवे एम्प्लॉय बन पाए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए क्या है।